हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 मृदा का पार्ट 3। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 हमने पढ़ा। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था मृदा संरचना के प्रकार तक हमने पढ़ लिया था, प्रकार हो चुका था। अब आता है उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये कंप्लीट हो चुका था। क्लियर? अब आ जाओ आगे। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर आता है मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। उससे आगे हेडिंग डालो बेटा, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब देखो, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अर्थात कि ऐसी संरचना जिसके आधार पर मृदाओं का जो संरचना है, मृदा जो बनती है, उसको कौन कौन से कारक हैं, पर्यावरणीय कारक कौन से हैं, कृत्रिम कारक कौन से हैं, तो उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि उस क्रिया में हमें कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके आधार पर हम ये बता सकें कि इससे मृदा की संरचना पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहला आता है जलवायु। सबसे पहला कारक कौन सा है? जलवायु। जलवायु मृदा को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो लिखो वर्षा के तीव्र प्रभाव से मृदा के कण टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। मृदा का अगर मान लो टूट करके क्या हो रहा है, चकनाचूर हो जाता है। मतलब कि अगर तीव्र गति से कोई मृदा प्रहार आ रहा है, तीव्र गति से अगर मृदा के अंदर तीव्र गति से कोई भी क्रिया हो रही है कि तेज गति से वर्षा हो रही है, तो क्या होगा कि मृदा के कण क्या होंगे, एक स्थान से टूट करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक स्थान से टूट करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, मृदा संरचना का तीव्र गति से प्रभाव होना, अर्थात कि उस क्रिया को विफल पूर्ण रूप से चकनाचूर हो जाते हैं और समुच्चय नहीं हो जाते हैं और समुच्चय नहीं बन पाते हैं। पेड्स का निर्माण नहीं हो पाएगा, पेड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। हो गया? अब दूसरा देखो, ये तो था तीव्र गति से प्रभाव क्या है। दूसरा था अधिक तापमान के कारण कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। अगर मान लो कि तापमान अधिक है, तो ऐसे में क्या होगा, यानी कि जो हमारी मृदा है, मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म कारक हैं, उनका क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विच्छेदन हो जाता है। तो मृदा के अंदर पूर्ण रूप से हमारे जो कार्बनिक कारक होते हैं उनका पूर्ण रूप से विच्छेदन हो जाता है। क्लियर? हो गया? आगे देखो, दूसरा है, लिख लिया इसे, लिखो फटाफट से लिखो बेटा इसे।
दूसरा है पक्षांतरण भीगने व सूखने की प्रक्रिया का प्रभाव। पक्षांतरण भीगने व सूखने की क्रिया का प्रभाव। पक्षांतरण भीगने और सूखने की क्रिया का प्रभाव है। पक्षांतरण भीगने और सूखने की प्रक्रिया। जब मर्दा देखो, जब मर्दा के भीगने व सूखने की क्रिया डेले निर्माण, डेले क्रिया से डेले टूटकर दानेदार बन जाते हैं। दानेदार बन जाते हैं, जिससे इनके मध्य रंध्र अवकाश अधिक बन जाते हैं। रंध्र अवकाश बन जाते हैं तथा पेड़ टेढ़े मेढ़े बनते हैं। अर्थात कि अगर मान लो मर्दा के कण क्या हैं, टूट रहे हैं, मर्दा के कण टूट रहे हैं, तो उन टूटते हुए मर्दा के जो कण होते हैं, मर्दा के जो कण टूट रहे हैं, जो रेगुलर टूट रहे हैं, उससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि मर्दा टूट रही है तो उसके कण क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और बिखरने से क्या होगा, जो डेले बनते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग आकार के बन जाते हैं। रंध्र अवकाश अधिक होगा तो डेले क्या होंगे, जैसे मान लो कि डगल वाली खेत जो है, हमारा खेत है, खेत में क्या है, अधिक मात्रा में डगल बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है कि मर्दा के जो कण होते हैं वो अलग अलग आकार में बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा अपना जड़ों का प्रभाव। जड़ों का प्रभाव। जड़ों का प्रभाव। अब देखो, पादप की जड़ों से विशेष प्रकार का लसदार चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो मर्दा कणों को आपस में बांधे रखता है। कि मर्दा के जो कण होते हैं उससे एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ अर्थात लेग हीमोग्लोबिन बनता है, जो मर्दा कणों को अच्छे से बांधे रखता है, जिससे
मृदा में सैरंध्रता बढ़ जाती है और संरचना अच्छी बनती है। हो गया। हो गया। मृदा में सैरंध्रता अच्छी बनती है जड़ों के प्रभाव से। देखा होगा यानी कि जैसे मान लो कि जिस खेत के अंदर हमारे खेत है और खेत के अंदर अगर मान लो कि सामान्य रूप से पेड़ पौधे अच्छे से हमने बना रखे हैं, पेड़ पौधे अच्छे से हमने मेंटेन कर रखे हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो वहाँ की मृदा का कटाव नहीं होगा। और मृदा का कटाव नहीं होगा तो उस क्षेत्र के ऊपर क्या होगा बेटा, प्रभाव भी अच्छा रहेगा, मृदा का प्रभाव भी अच्छा बना रहेगा। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि पूर्ण रूप से मृदा का क्या होता है, कणों को बांध रखना। जड़ों के द्वारा क्या होते हैं, मृदा के कण बंधे रहते हैं, कटाव नहीं हो पाता है। मृदा के कण बिखरे हुए रहेंगे तो उसमें रंध्र अवकाश कम होगा, बंधे हुए रहेंगे तो उसमें सैरंध्रता बनी रहती है, अर्थात कि उसमें रंध्रों का अवकाश क्या होता है, सामान्य रूप से बना रहता है, जिससे मृदा की संरचना अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट आता है, अब इनको मैं समझाने वाली चीजें हैं थोड़ी थोड़ी, बस वो समझते रहो फटाफट। मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी लिखाने की वो मैंने लिखा दी, अब सिर्फ पॉइंट को समझने की चीजें हैं। 4 नंबर पे आता है फसलों का प्रभाव। फसलों का प्रभाव। 5 नंबर पे है कार्बनिक पदार्थ का प्रभाव। 6 नंबर पे आता है कृषि क्रियाओं का प्रभाव। 7 नंबर पे आता है अपना सिंचाई का प्रभाव। 8 नंबर पे आता है अपना जल निकास का प्रभाव। 'हो गया जल निकास का प्रभाव। अब देखो एक एक चीज को आप समझते रहो। फसलों का प्रभाव, जिसे मान लो कि हमने एक फसलें हमने बो दी, एग्जाम्पल लिखा देता हूँ मैं साथ में आपको। फसलें कौन सी है, जैसे मान लो कि मूंग, मोठ, बाजरा और मूंगफली, ये फसलें हमने बोई है। ये फसलें हमने बो दी और फसलें बोने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही वर्षा हो रही है तो डायरेक्ट फसलों का ऊपर, मृदा के ऊपर वर्षा का प्रभाव न होकर के क्या बनेगा, पहले फसल के ऊपर जाएगा और फसल के ऊपर जाने के बाद में क्या होगा, मृदा के ऊपर पहुंचेगा। तो इस प्रकार से भी क्या होता है, हमारे फसलों का प्रभाव आसानी से कम किया जा सकता है। फसलों का प्रभाव आसानी से कम किया जा सकता है। तो ये क्रिया भी एक इम्पोर्टेंट होती है। क्लियर? ये क्रिया क्या होती है, अपनी सामान्य रूप से प्रभावित होने वाली क्रियाओं के अंतर्गत ही मानी जाती है। कि अगर मान लो हमने फसलें, खेत बो दिया, खेत में हमारी फसलें लगी हुई हैं। एक तो खेत हमने बगैर, 2 जगह का उदाहरण हम लेकर के समझते हैं। एक खाली खेत है और एक हमारा फसल बोया हुआ खेत है, जहाँ पे हमने कोई भी फसल बो रखी है, जैसे बाजरा बो रखा है या मूंगफली बो रखा है, कोई भी है। अब वर्षा हो रही है तो एक तो खेत जो खाली है उसमें तो पानी गिरते क्या हो जाएंगे, मृदा के कण बिखर जाएंगे और वो टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरा आता है यानी कि एक आए हमारे फसल बो रखे, डायरेक्ट फसल के मृदा के कणों के ऊपर प्रहार न होकर के पहले फसल के ऊपर आएगी वर्षा, वहां से फिर वो नीचे जाएगी, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, जो वर्षा की जो बूंदे हैं उसका वेग क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। तो ऐसे में भी क्या होता है कि हमारी फसल के ऊपर प्रभाव कम होता है। दूसरा आता है कार्बनिक पदार्थों का प्रभाव, यानी कि जिस खेत के अंदर हम जीवाश्म खाद का प्रयोग करते हैं, जीवाश्म खाद का प्रयोग करते हैं, तो उस खेत की मृदा के अंदर क्या होती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। जीवाश्म खाद का मतलब है गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद, ये जो खाद आती है ये तो आती है अपनी जीवाश्म खाद के अंतर्गत, कार्बनिक खाद के अंतर्गत। और एक आती है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद जितनी भी यूरिया, डीएपी, जितने भी उर्वरक आते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, रासायनिक खाद के अंतर्गत आते हैं। तो वो दूसरी क्रिया हो गई। तो इस आधार पर भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो मृदा है वो किस लेवल पे कार्य करने वाली है, वो किस आधार पर कार्य कर रही है। तो इसके आधार पर भी हम ये क्रिया देख सकते हैं। तीसरा आता है कृषि जुताई का प्रभाव। कृषि जुताई का प्रभाव, अब कृषि जुताई का आ रहा है, जैसे मान लो एक व्यक्ति किसान है जिसने क्या किया, यानी कि अपने खेत के अंदर पूर्ण रूप से लिया हल और जोतना प्रारंभ कर दिया, लिया हल और जोतना प्रारंभ कर दिया। बोले हाँ मेरे को तो क्या है, पूरे के पूरे गर्मियों की छुट्टी में फ्री बैठा था वो, तो उसने ट्रैक्टर घर पे था, डीजल लेकर के आ गया और डाला 10 बाह लगा दी, 3-4 बाह उसमें लगा दी। तो खेत क्या हो गया, बिल्कुल जो घास फूस थे, वो जो जमी हुई मृदा थी वो पूरी पूरी उखाड़ करके उसने रख दी। अब उखाड़ करके रखने पर क्या हो रहा है, यानी कि जैसे ही पानी आएगा जल धारण होकर उसमें जो मृदा के कण थे वो बाहर निकल जाएंगे। तो बार बार कृषि क्रिया करने पर भी क्या होती है, मृदा की संरचना में प्रभाव हो जाता है। जैसे मान लो हमने एक बिल्कुल बंद फसल काटने के बाद हमने एक बार दीवार छोड़ दिया पा भी कमान बत्ती मृदा आम खेत कमान माती जाए बा बेटा और बत्ती खुले बोन ली, दूसरे भी कमान 3-4 एक बाद जना हमने बा मृदा खुले ली, तो 20 भी हो जाए। सिंचाई का प्रभाव, एक तो सिंचाई है, यानी कि सामान्य रूप से जैसे हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते हैं, तो सामान्य 2-4 घंटा को छांटो दिया कंप्लीट कर दिया, बाबी हो सके थे। दूसरो जे यानी क्या हुआ, रेगुलर ये कि खेत से हमने एक बोरिंग भी कमाए, रेगुलर भी में पाइप लगा दिया, रेगुलर पानी चाल रही भी कमाए, बरसात हो रही तो भी चाल रही थे, न हो रही तो भी में चाल रही थे, तो इसको भी प्रभाव पड़े बेटा। वो जल निकास, अब खेत है, खेत भरा हुआ है और हमने मृदा में जो खेत के चारों तरफ है डोली नहीं है और वो चारों तरफ से क्या हो रहा है, टूट टाट करके जा रहा है, तो ऐसे में हमारी मृदा की संरचना जो है, खेत की संरचना टूट जाती है। अगर मान लो चारों तरफ से मेड बनाई हुई है और हमने कहीं एक स्थान से क्या कर दिया, पाइप लगा करके उसको पानी को बाहर निकाल रहे हैं, तो उस खेत की जो स्थिति होती है वो सामान्य सुधरी हुई रहती है। हो गया। अब देखो मृदा संरचना, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना का महत्व, ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ पॉइंट याद रखना बेटा, पॉइंट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, पॉइंटों को याद रखना और समझने वाली जो चीजें हैं वो रेगुलर समझा रहा हूं मैं। क्लियर। मृदा संरचना का महत्व, मृदा संरचना का महत्व, तो लिखो। अब देखो मृदा संरचना, मृदा संरचना, मृदा संरचना मृदा वायु, जल व जीवाश्म क्रियाओं को नियंत्रित करती है। मृदा संरचना क्या है, यानी कि मृदा जीवाश्म, जलवायु, मृदा वायु और संरचना को नियंत्रित करती है। आगे लिखूं, कणीय व एकल कणीय मृदा में तीव्र दूसरा है प्रिज्मीय
वह खंड सदृश मर्दा में मध्यम और सपूंजीय व प्लेटी सदृश मर्दा में कम जल स्त्रावण होता है। अर्थात कि कौन सी मर्दा में जल का स्त्रावण, कि जैसे जल आया नीचे की तरफ सबसे पहले कौन सी मर्दा में जाएगा, तो कणीय व एकल कणीय में क्या होता है, तीव्र होता है। एकल कणीय में तीव्र होता है। प्रिज्म और खंड सदृश मर्दा में मध्यम होता है। प्लेटी और सपुंज सदृश मर्दा में क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। तो ऐसी मर्दाओं के अंदर क्या होता है कि जल का स्त्रावण होने की जो क्रिया है वो क्या होती है, सामान्य रूप से प्रभावित होती रहती है। हो गया। नोट लगा लिखूं। नोट, मृदा संरचना को मृदा उर्वरता कुंजी कहते हैं। मृदा संरचना को मृदा उर्वरता की कुंजी कहते हैं। मृदा संरचना को मृदा उर्वरता की कुंजी कहा जाता है। क्लियर। मृदा संरचना को मृदा उर्वरता की कुंजी कहा जाता है। फटाफट लिख लो बेटा इसे, ताकि फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करें इसमें। हो गया। अब देखो मृदा जल। मृदा जल अगला पॉइंट है अपना, मृदा जल। मृदा जल किसे कहते हैं, मृदा में उपस्थित जल ही मृदा रंध्र अवकाशों में पाया जाने वाला जल क्या है, मृदा जल। मृदा जल कहलाता है। नेक्स्ट है मृदा जल O2 स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण, O2 स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, O2 स्थानांतरण पर मृदा जल, O2 स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण, विलयन व अन्य कारकों का अन्य कारकों के स्थानांतरण में अन्य कारकों के स्थानांतरण में सहायक होता है। अर्थात कि मृदा जल
ये क्या करते हैं, जल वाष्प व आर्द्रता नियमन, आर्द्रता व तापमान नियमन में महत्वपूर्ण कारक होता है। पादपों का 70 से 90% भाग जल से बना होता है। पादपों का 70 से 90% भाग जो है वो जल के द्वारा बना होता है। 70 से 90% भाग जल के द्वारा बना होता है। जल के द्वारा बना होता है। क्लियर? हो गया? फटाफट लिखो बेटा, ऐसी जल्दी करूं। ताकि आपका ये कंप्लीट हो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करें इससे आगे। पादपों का 70 से 90% भाग जल का बना होता है। अगला में एक और लिख लो। भौतिक व भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान, मतलब कि पादप की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट होता है। हो गया? करो फटाफट उठाए। अब है अपना मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। अब मृदा जल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आर्द्रता ग्राही, दूसरा है केसीय जल, केसीय जल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण। अब देखो 3 प्रकार का जल है, आर्द्रता ग्राही, केसीय और ये आ गया अपना मृदा कण है। ये क्या था अपना मृदा कण। केसीय जल पाया जाता है बाहर की तरफ, ये तो होता है बाहर की तरफ, ये होता है गुरुत्वाकर्षण। और बीच का भाग जो होता है वो होता है आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही
जल। अब देखो कि आर्द्रताग्राही जल किसे कहेंगे, ये मर्दाकण है, इसके चारों ओर भाग में कौन सा जल प्रेजेंट है, आर्द्रताग्राही। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि मर्दाकण के चारों ओर उपस्थित जल को ही क्या कहा जाता है, आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है। तो लिखो इसमें, हो गए, इसकी लिख दो बराबर। मर्दाकण जलवाष्प द्वारा वाष्प को अवशोषित करके ग्रहण करती है तथा एक पतली परत के रूप में मर्दाकण के चारों ओर उपस्थित होती है। अगला लाइन में, पौधे इसका उपयोग करने में असक्षम होते हैं और ये कृषि की दृष्टि से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कृषि की दृष्टि से आर्द्रताग्राही जल का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। मतलब कि जल वाष्प को अवशोषित करने के बाद ग्रहण करके एक पतली परत के रूप में मर्दाकण के चारों ओर उपस्थित हो जाती है, तो उस परत को क्या कहा जाता है, उस जल को आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है। पौधे इसका उपयोग करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, पौधे इसका उपयोग नहीं करते हैं और कृषि की दृष्टि से यह उपयोगी नहीं होता है। फटाफट लिखो बेटा इसे और ये डायग्राम बनाओ। कर पाते हैं। हो गया, कर लो फटाफट। लिख लिया। अब आता है बेटा केशीय जल। हो गया, अरे हुआ कि नहीं, हम देखो केशीय जल किसे कहते हैं। अब देखो मर्दाकण कई बाहर की तरफ उपस्थित है, मर्दाकण के बीच में नहीं है, अर्थात कि मर्दाकण के बाहरी सतह के ऊपर उपस्थित है। तो लिखो केशीय जल, हेडिंग लिखते हैं केशीय जल। तो लिखो केशीय जल मर्दा कणों पर पृष्ठीय बलों द्वारा
धारण किया जाता है, धारण किया जाता है, जो कि आर्द्रताग्राही जल के विपरीत होता है। पौधे को उपलब्ध होने वाला जल कृषि की दृष्टि से उपयोगी जल, कृषि की दृष्टि से उपयोगी जल, ये हो गया अपना आर्द्रताग्राही जल। लिखो इसे फटाफट। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक और बता करते हैं। जल्दी करो बेटा। हो गया। केसी जल मृदा कणों के पृष्ठीय बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है या धारण किया जाता है। कृषि की दृष्टि जो गुरुत्व आर्द्रताग्राही जल के क्या होता है, विपरीत होता है। आर्द्रताग्राही जल के विपरीत होता है। कृषि की दृष्टि से और पौधों को उपलब्ध होने वाला जल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा जल है, आर्द्रताग्राही जल ही होता है। क्लियर। अब आ जाओ आगे। केसी जल को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ में कि अब केसी जल किसके द्वारा प्रभावित होता है, कौन सा ऐसे कारक हैं जिसके आधार पर केसी जल प्रभावित होता है। तो लिखूं केसी जल को प्रभावित करने वाले कारक। केसी जल को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहूं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव को इतना समझ लो कि अगर ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, पृष्ठीय तनाव भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, केसी जल में कमी आ जाती है। अर्थात कि पृष्ठीय तनाव बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, केसी जल की मात्रा में भी कमी आ जाती है। पहला पॉइंट क्लियर। पृष्ठ तनाव कि पृष्ठ तनाव बढ़ने के साथ साथ, लिख लो इसको, बढ़ने व घटने पर केसी जल की मात्रा कम व अधिक हो जाती है। कम व अधिक हो जाती है। दूसरा है मृदा कणाकार। दूसरा मृदा कणाकार। अब मृदा के कणों का आकार क्या, अगर मान लो कि महीन मृदा में की संख्या है अंतो, लिखो महीन मृदा की अपेक्षा बलुई मृदा कण
केशीय जल कम होता है। महीन मृदा कणों की अपेक्षा जो बड़े कण होते हैं उसमें केशीय जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। मृदा संरचना, मृदा संरचना एकल संरचना की अपेक्षा कणीय मृदा में केशीय जल अधिक होता है। अधिक होता है। और 4 नंबर पे लिखो जीवाश्म पदार्थ। जीवाश्म पदार्थ, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर केशीय जल की मात्रा अधिक होती है। केशीय जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर हो गया अपना। देखो पहला भाग है पृष्ठ तनाव। क्या अगर मान लो कि पृष्ठ तनाव बढ़ेगा या घटेगा तो केशीय जल की मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि या कमी होती रहती है। अगर केशीय जल की मात्रा बढ़ रही है तो भी उसके अंदर ये क्रिया बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी। कि जैसे मान लो कि कौन सी क्रिया आती है केशीय जल की पृष्ठ तनाव के अंदर। क्या अगर मान लो कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम देखें, ग्रीष्म ऋतु हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है, पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, केशीय जल की मात्रा कम हो जाती है, केशीय जल की मात्रा कम हो जाती है। या फिर मान लो कि शीत ऋतु में तो देखा होगा, जैसे मान लो ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्य रूप से आपने देखा होगा तो पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। केशीय जल कम है तो ही ज़्यादा आवश्यकता आ रही है, अर्थात कि पृष्ठीय तनाव कम बढ़ने से क्या होता है, केशीय जल की मात्रा कम हो जाती है और कम होने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा आता है मृदा कणाकार। दूसरा था मृदा कणाकार। अब मृदा कणाकार कि जैसे मान लो कि महीन बालू है उसकी अपेक्षा अगर मान लो कि बलुई मृदा में देखें तो उस मृदा में केशीय जल की मात्रा क्या होती है, कम। क्योंकि मैंने आपको मृदा संरचना में पढ़ा था, हमने दूसरे लेसन में पढ़ा था हमने मौसम और जलवायु, तो उसके अंदर भी बताया गया था कि बलुई मृदा में सबसे कम जलधारण क्षमता होती है, या रेतीली मृदा जो होती है उसमें जलधारण क्षमता कम होती है। तीसरा आता है मृदा संरचना कि जैसे मान लो कि एकल संरचना है तो उसकी अपेक्षा अगर मान लो कि संयुक्त संरचना है तो उसके अंदर जलधारण क्षमता रोकने की क्षमता ज्यादा होती है। तीसरा 4 नंबर पे आता है जीवाश्म पदार्थ कि जिस मृदा के अंदर उपजाऊपन या जीवाश्म पदार्थ की मात्रा ज्यादा रहेगी उस मृदा के अंदर केशीय जल की मात्रा क्या होती है, सामान्य से अधिक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट अपना था केशीय जल की गति। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केशीय जल की गति, जिसके बारे में हम आगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक बार इसको अच्छे से पढ़ना और बाकी इसके नोट्स साथ साथ में बनाते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।